औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है हमारा लेक्चर नंबर 23, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1। तो आज हमने जो आर्टिकल स्टडी करना है वो हमने करना है एनर्जी ट्रांसफ़र इन इलेक्ट्रिक सर्किट। एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी जो है वो किस तरह से ट्रांसफ़र जो है वो होती है। तो इसके लिए आप सपोज़ करें कि मैं ये एक बॉक्स लेता हूँ, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर ये दो टर्मिनल्स हैं और ये टर्मिनल्स जो हैं इनको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। ये इसके टर्मिनल्स ए और बी हैं। हमने एक बैटरी ली और उस बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ़्लो कर रही है। ये यहाँ से हमने वी पोटेंशियल दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक करंट इस साइड पे इसके अंदर आई जो है वो फ़्लो कर रही है। तो अब हमने ये डिस्कस करना है कि जब हमने बैटरी लगा दी है तो बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रिक करंट का फ़्लो शुरू हो गया। आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर जब तक हम कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन नहीं करते उतनी देर तक इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो नहीं करती। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए ये करना पड़ा कि हमने यहाँ पर बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी जो है उसको अटैच किया और जो बैटरी हमने अटैच की उसने चार्जेस के ऊपर वर्क डन किया, उसने चार्जेस के ऊपर वर्क डन किया, ठीक है। अब ये बैटरी आप देखेंगे ये ब्लैक बॉक्स जो है ये एक बॉक्स के साथ कनेक्टेड है और हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो टर्मिनल्स ए और बी हैं उनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं वो हमारा वी ए बी है, ठीक है। वी ए बी हम टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं वो वी ए बी है। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। ये हमने बैटरी की मदद से इसको प्रोवाइड किया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ए इट एग्जिस्ट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ द बॉक्स। और ये पॉइंट ए और बी जो है बॉक्स के उनके दरमियान ये मौजूद है। ये जो ब्लैक बॉक्स है इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस ब्लैक बॉक्स के अंदर रजिस्टर भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है और स्टोरेज बैटरी भी हो सकती है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं इस ब्लैक बॉक्स के अंदर। ब्लैक बॉक्स कंटेन रजिस्टर नंबर 1, नंबर 2 मोटर और नंबर 3 स्टोरेज
बैटरी। ये तीन चीज़ें जो हैं इनको ये रख सकता है ब्लैक बॉक्स जो है हमारे पास, इसके अंदर ये तीन चीज़ हो सकती हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है 4dq की, जो कि इस बॉक्स में से फ्लो करती है फ्रॉम पोटेंशियल हायर किस पॉइंट के ऊपर है, ए के ऊपर, टू द लोअर पोटेंशियल बी, दैट इज डिक्रीजेज बाय द अमाउंट द डिक्रीज इन एनर्जी, यानी कि ए से बी हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जब जाता है तो द डिक्रीज इन एनर्जी, जब चार्ज फ्लो करता है हायर से लोअर की तरफ जाता है तो डिक्रीज इन एनर्जी है वो कितनी है, वो VAB DQ है। ये DQ जो है दैट इज स्मॉल अमाउंट, अ स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ ए चार्ज, बोथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ए चार्ज। ये हमारे पास एक बहुत स्मॉल अमाउंट जो है चार्ज की वो है हमारे पास, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है बॉक्स को, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये जो चीज़ भी बॉक्स के अंदर है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने दी है ये बॉक्स के अंदर अब जो चीज़ भी है, रेजिस्टर है या मोटर है, स्टोरेज बैटरी है, तो उसके मुताबिक ये एनर्जी जो है वो चेंज होगी। तो अब हमारे पास एनर्जी जो है जिसने चेंज होना है बॉक्स के अंदर वो हमारे पास कितनी आ गई है, वो हमारे पास अगर उसके लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है, वो एनर्जी क्या है, एक्चुअली वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है, क्योंकि एनर्जी ही पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको प्रोवाइड करती है। तो वो dV मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, dQ मल्टीप्लाई बाई VAB। ठीक है, dV, व्हाट इज dV, dV इज द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। dV जो है वो क्या है यहाँ पर, क्योंकि जो वर्क डन होता है वो dV के बराबर होता है चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। dV क्या, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम यहाँ से निकालें तो VAB हमारे पास dV ओवर dQ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यहाँ यही पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है ये W है, तो हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि W ओवर Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो जो रेट ऑफ एनर्जी जो होता है, यानी कि पर यूनिट टाइम जितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, द एनर्जी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर। एंड व्हाट इज पावर, पावर इज dV ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, dV ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर dV हमारे पास किसके बराबर है, dQ मल्टीप्लाई बाई VAB डिवाइडेड बाई T, इसके बराबर है। तो अब dQ जो है, dQ I बराबर होता है dQ ओवर dt, और dQ किसके बराबर होगा, I dt के। तो ये dQ की वैल्यू इधर इक्वेशन नंबर जो पावर की इक्वेशन है उसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट कर दें। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा
P इज़ इक्वल टू आई डी टी मल्टीप्लाई बाई वी ए बी डिवाइडेड बाई डी टी। डी टी से कट गया और P मेरे पास आ गई आई वी ए बी। यहाँ इसको जनरली अगर मैं लिखूँ तो कह सकता हूँ कि आई वी। ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल पावर जो सर्किट को ट्रांसफ़र हो रही है, ये उसका फार्मूला मेरे पास निकल गया। अगर बॉक्स जो है उसके अंदर एनर्जी है, अगर बॉक्स जो है सॉरी उसके अंदर मोटर है, तो ये एनर्जी जो है ये किस में अपीयर होगी? इट अपीयर्स इन मैकेनिकल एनर्जी। अगर बॉक्स के अंदर मोटर है, बॉक्स के पास मोटर है, तो ये एनर्जी किस में अपीयर होगी? इट अपीयर्स इन मैकेनिकल तो ये मैकेनिकल एनर्जी में ये अपीयर होगी। ठीक है जी, इट विल अपीयर इन मैकेनिकल एनर्जी। और अगर हमारे पास बॉक्स जो है उसमें स्टोरेज बैटरी है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में लास्ट होगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी जो लास्ट होगी वो स्टोर हो जाएगी एज ए केमिकल एनर्जी। ठीक है, अगर हमारे पास इफ बॉक्स हैज़ स्टोरेज बैटरी, तो लॉस ऑफ electrical energy will store in a battery as a chemical energy। तो वो उसमें एज ए केमिकल एनर्जी के तौर पर जो है वो स्टोर हो जाएगी। अच्छा, अब अगर बॉक्स के अंदर रजिस्टर है, तो बॉक्स के अंदर अगर रजिस्टर है तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी वो क्या होगी? वो एसोसिएट हो जाएगी इंटरनल एनर्जी ऑफ एटॉमिक मोशन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जाने का मतलब क्या? कि इलेक्ट्रॉन्स ही लेके जा रहे हैं ना इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे? वो टकराएंगे जो एटम्स है रजिस्टर के उसके साथ। जब वो टकराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स ऑफ रजिस्टर जो है बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम ऑफ रजिस्टर बढ़ेगी तो रजिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर बॉक्स के पास रजिस्टर है तो जो इंटरनल एनर्जी है रजिस्टर के एटम्स की वो इंक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी ऑफ atoms of resistance of resistor will increase। तो अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब है कि टेम्परेचर will increase। इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है जी, तो ये तीन चीज़ें जो थी इसमें आपने देख लिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है। जैसे वो क्या करेगी कि काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ करें कि हमारे पास एक स्टोन है, सपोज़ करें
कि हमारे पास एक स्टोन है और वो किसी हाइट h से फॉल डाउन करता है। ठीक है जी। सपोज we have a stone of mass m at height h। ये हमारे पास सरफेस है, यहाँ से ये कोई हाइट h है, इस हाइट h के ऊपर ये एक स्टोन पड़ा हुआ है जिसका मास है। इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है इस पॉइंट के ऊपर वो mgh है। ठीक है जी। तो ये यहाँ से जो है इसको ये फ्रीली फॉल करता है हाइट h से, तो क्या होता है इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है यानी कि जो mgh है ये mgh कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी। नीचे की तरफ जा रहा है ना, मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ये स्टोन जो है वो किसी ओशन के अंदर, किसी समुंदर के अंदर गिरे तो ये क्या कर लेगा, इट विल अटेन कांस्टेंट वेलोसिटी इन ओशन। ओशन के अंदर जो है ये क्या करेगा, ये इन ओशन इट विल गेट कांस्टेंट वेलोसिटी which is known as terminal velocity, जिसको हम क्या कहते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो अटेन कर लेगा किसी डेप्थ के अंदर। ठीक है। तो जब ये टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा यानी कि जब हमारे पास vt होगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगी। vt चूँकि कांस्टेंट है, सो काइनेटिक एनर्जी विल नॉट इंक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि वो किसी डेप्थ पे चलाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी, जब टर्मिनल वेलोसिटी है तो कांस्टेंट वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी, अब वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी वो किस में इस्तेमाल हुई है, वो इस्तेमाल हुई है स्टोन के फॉल करने में उस ओशन के अंदर किसी डेप्थ तक। ठीक है। वो क्या बन गई, उसकी इंटरनल एनर्जी बन गई और उस इंटरनल एनर्जी की वजह से वो स्टोन जो है वो उसमें किसी डेप्थ तक जो है वो फॉल हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टोन को एक्सेलरेट होने से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, टर्मिनल वेलोसिटी है, तो स्टोन फिर एक्सेलरेट तो नहीं ना हो रहा। ठीक है। स्टोन एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, बल्कि कांस्टेंट नहीं है, बल्कि आप कहेंगे कि ज़ीरो है, क्योंकि वो एक्सेलरेट तो ही नहीं रहा। vt अगर कांस्टेंट है तो फिर a ज़ीरो होगा, तो एक्सेलरेशन तो फिर ज़ीरो है। ठीक है जी। तो जो ड्रैग फोर्स है, विस्कस ड्रैग फोर्स, यानी कि जो अगर सपोज करें कि इसी फिगर को हम लेंगे, ये ओशन के अंदर गिर रहा है, तो एक ग्रेविटी के क्रॉस जो पानी की एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, इसको कहते हैं ड्रैग फोर्स। ये ड्रैग फोर्स जो है जब ये
इक्वल हो जाती है, ये ड्रैग फोर्स जब बराबर हो जाती है ग्रेविटी की फोर्स के, तो तब हमारा जो स्टोन है वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देता है और फिर वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता। इसी चीज़ को हम, यही जो एग्जांपल हमने स्टडी की है, इस एग्जांपल को हम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है थ्रू ए रजिस्टर, वो भी सिमिलर है इसी स्टोन की तरह पे। ऑन द होल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या होती है, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, और ऑन द होल जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो ड्रिफ्ट कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं Vd, ये कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी रजिस्टर में। तो जब इनकी कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है तो फिर देयर इज नो गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जाहिर बात है कांस्टेंट है तो फिर काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी कोई गेन जो है वो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस कैसे होगा, मैंने अभी पीछे भी बताया कि वो कोलिजन्स के ज़रिए होगा। कौन से कोलिजन्स? ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कोलिजन विद द एटम्स ऑफ रेजिस्टर, इलेक्ट्रॉन कोलिजन with the atoms of resistor, जो रेजिस्टर के एटम्स हैं उनके साथ जो कोलिजन्स हैं, ठीक है, वो होंगे, उसमें ये लॉस होगी। और जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है एटम्स का, एटम्स क्या होते हैं, एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर रिएक्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट, वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, वो इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस, उसके अंदर जो है इंक्रीज आएगी, वो इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट टू द एनवायरनमेंट, इन द फॉर्म ऑफ हीट टू द एनवायरनमेंट एट लो टेम्परेचर। यानी कि ये सारा प्रोसेस जो है रजिस्टर के अंदर क्या होगा कि हीट डेसिपेट होगी, रजिस्टर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, टेम्परेचर ऑफ रजिस्टर इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर ऑफ रजिस्टर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स हमें पता है बढ़ेगी तो उसका डायरेक्ट रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी, एज टेम्परेचर increased, heat will produced। तो हीट जो है वो प्रोड्यूस्ड होगी। ऑब्वियसली सिंपल बातें हैं ये। अच्छा, अब आप देखेंगे हमने पीछे रिलेशन लगाया, निकाला था P इज इक्वल टू वी आई। अब यहाँ पर मैं लिख दूँ V इज इक्वल टू आई आर, तो मेरे पास यहाँ पर ये V की वैल्यू रख दूँ तो आई आर आई, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह अगर मैं इसके अंदर से I की वैल्यू निकाल लूँ तो ये V ओवर R हो जाएगी, फिर इसमें रख दूँ तो V ओवर R इंटू आर, तो ये V स्क्वायर ओवर R, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, इसको 2 कर लें और इसको 3 कर लें।
तो इक्वेशन नंबर 1 जो है ये तो जर्नल है, ये जर्नल इक्वेशन है। ये तमाम जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती हैं, ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्स, ये जर्नल इक्वेशन है। इट इज़ फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। ये तमाम किस्म की जो एनर्जी ट्रांसफ़र्स हैं, ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र्स, ये उनके ऊपर अप्लाई होती है। और बाद की जो 2 और 3 है वो होल्ड करती हैं एनर्जी ट्रांसफ़र रजिस्टर के अंदर, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसको कहते हैं जूल हीटिंग, और ये जो आखिरी 2 इक्वेशंस हैं इनको कहते हैं जूल लॉ। जूल लॉ, जूल हीटिंग, ठीक है। एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ती हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज यहाँ तक की, या मैंने आपको डिटेल में एनर्जी ट्रांसफ़र इन इलेक्ट्रिक सर्किट बता दिया। कल फिर मैं आप डिस्कस करूँगा कैलकुलेटिंग द करंट इन सिंगल लूप, उसी के अंदर हम फिर किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, फिर हम मल्टी लूप सर्किट्स जो है इनको डिस्कस करेंगे। किरचॉफ लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे से क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछते, यहाँ तो लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा समझ आ रही है, यहाँ आपको एक लफ्ज़ की भी समझ नहीं आ रही, ठीक है। ये 2 ही सूरतें होती हैं। जब स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं करता तो उसके 2 ही स्टूडेंट। आप, मैं हर वक्त ऑनलाइन होता हूँ, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप इंडिविजुअली। हर स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। हर स्टूडेंट एनी टाइम ही कैन आस्क मी क्वेश्चन। मुझे खुशी होगी कि आप मेरे से सवाल पूछेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा नॉलेज जो है वो इन्हांस होगा। और देखें, एक बात याद रखें कि हमारा मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ लर्निंग, सीखना और सीखना। बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।